नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम। दोस्तों, आज आपके सामने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट हिंदी और जीएस का लेके हाजिर हैं। ठीक है, अभी हमने आपके प्रैक्टिस सेट आपके चल रहे हैं यूपी स्पेशल और कंप्यूटर के भी पर दिन आपके चल रहे हैं। आप उनका आकलन कीजिए, अपने नंबर आप कमेंट में बताइए और उसी अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को धार दीजिए। अब ज़्यादा समय नहीं है आपके एग्ज़ाम में, बस एग्ज़ाम किसी भी आपके डेट आ सकती है किसी भी दिन, और मई में आपका एग्ज़ाम प्रस्तावित है। ये यूज़फुल है उनके लिए जो बीपीओ देंगे, जो जूनियर असिस्टेंट देंगे, और जो कोई परीक्षा आपके यूपी मेंस की कोई परीक्षा देंगे, उसमें आपको ये सब कुछ देखने को मिलने वाला है। शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। 21 प्रश्न है हिंदी का। मतयक के किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि, यड़ संधि, वृद्ध संधि या व्यंजन संधि? तो मतयक के साथ ही उदाहरण है आपका वृद्धि संधि का। वृद्धि संधि का आपका उदाहरण है मतयक। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? मत प्लस एक, इसका संधि विच्छेद होगा। ठीक है, चलिए। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? दत्तचित्त, दत्तक, त्याज, दंपति। तो गोद लिया हुआ पुत्र कहलाता है दत्तक। क्या कहलाता है? दत्तक। ठीक है। दंपति क्या होता है? पति पत्नी का जोड़ा। पति पत्नी का जोड़ा आपका दंपत्य कहलाता है। दत्तचित्त किसे किसे कहते हैं? किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला, चित्त लगाकर करने वाला। ठीक है। त्याज्य क्या होता है? त्याग देने योग्य, त्याग देने योग्य। ठीक है। नेक्स्ट है 33। श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द के जोड़े को पहचानिए। अपेक्षा, उपेक्षा, संसार, जगत, शाम, संध्या, दिन, दिवस। तो 24 में का जो सही आंसर होगा वो अपेक्षा और उपेक्षा आपके समश्रुति भिन्नात्मक शब्द है। अपेक्षा का अर्थ है आस या इच्छा होना, तथा उपेक्षा का अर्थ है अवहेलना या निरादर करना। साथियों, इसी क्रम में 24वां प्रश्न है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित या पर्यायवाची नहीं है? इच्छुक, लालायित, उत्सुक, अभिलाषा। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो अभिलाषा उत्कंठ का पर्यायवाची नहीं है। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभिलाषा। अभिलाषा उत्कंठ का पर्यायवाची नहीं है, जबकि इच्छुक, उत्सुक, लालायित आपका उत्कंठ का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बैठक शब्द में वे, वैठ, अक और का। तो बैठक शब्द में साथियों प्रत्यय है वो है का प्रत्यय है बैठक में। 26 है, चारपाई शब्द है किस तरह का है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, अर्थ तत्व है। तो चारपाई शब्द है आपका वो है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका अर्थ रूढ़ विशेष अर्थ होता है, यौगिक होते हुए भी वे एक शब्द एक इकाई के रूप में जाने जाते हैं, यानी वे सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे पीताम्बर है ना, जलज, लंबोदर, दशानन, नीलकंठ, चारपाई। 27वां प्रश्न है, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। तो हरिमोहन कर्म, संप्रदान, संबंध, अधिकरण। तो हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित में जो कारक है वो है आपका कर्म कारक। ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। 28वां प्रश्न है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, पौधा, पुस्तक, सहायता, लड़का। तो सदा एक वचन में जो प्रयुक्त होने वाला शब्द है वो है आपका सहायता। सहायता। पौधा का पौधे हो सकता है, पुस्तक का पुस्तकें हो सकता है, लड़का का लड़के हो सकता है। 29 शब्द है, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? चील, कुर्सी, पक्षी और राशि। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें पुल्लिंग है वो आपका पक्षी होगा, है ना, पक्षी आपका पुल्लिंग शब्द होगा। ठीक है, पुल्लिंग शब्द पक्षी, बाकी सारे क्या है? स्त्रीलिंग है। 30 प्रश्न है, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इनमें कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतवाचक। तो माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें क्रिया विशेषण है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। साथियों, इसी क्रम में प्रश्न संख्या 31, प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद हैं? 8, 5, 4 या 6। तो प्रयोग की दृष्टि से जो सर्वनाम के भेद हैं वो हैं आपके 6 भेद हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं देखेंगे एक बार, मैंने बता दिए हैं पहले ही, है ना। पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक और निजवाचक। ये 6 हो गए आपके। 32 है, गागर में सागर उक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? गायन केशव बिहारी भूषण। तो गागर में सागर प्रसिद्ध है किसके लिए? बिहारी जी के लिए, बिहारी जी के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना? नखरे उठाना, नाक में दम करना, नाक चढ़ाना, नाकों चने चबाना।
तो खुशामद करना का जो मुहावरे का अर्थ है वो है आपका नाक चढ़ाना, सॉरी 30 नहीं 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 नहीं, नहीं नाक चढ़ाना क्यों होगा, इसका जो अर्थ होगा खुशामद करना का अर्थ होगा वो होगा नखरे उठाना, नखरे उठाना, ठीक है। नाक में दम करना मतलब तंग करना है ना, और नाक में नाकों चें चबाना मतलब बहुत ज़्यादा तंग कर लेना। 34 है, यह जूते अच्छे हैं, यह वाक्य कहाँ पर अशुद्ध है, यह जूते अच्छे अशुद्ध नहीं है। तो 34 का जो आंसर है वो है आपका ए, यह शब्द अशुद्ध है। जब वाक्य में बहुवचन का प्रयोग हो रहा है तो सर्वनाम भी बहुवचन होना चाहिए, अतः यह के स्थान पर ये आएगा, ये जूते अच्छे हैं। अच्छा प्रश्न है ये। 35 है, सुपुरुष में कौन सा समास है, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्वंद्व। तो सुपुरुष में जो समास है वो है आपका कर्मधारय समास है। इसका समास विग्रह होगा सुंदर पुरुष, वह समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है कर्मधारय समास कहलाता है। साथियों हिंदी का तो इतना ही है, देखो 5 मिनट में हिंदी खत्म हो जाती है ना, कितना कम समय में आपका यहाँ पर लेता हूँ है ना, बहुत जल्दी करा देता हूँ। नेक्स्ट है सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित आप अपने उत्तर बताइए, कितने उत्तर आपके सही हुए हैं कमेंट में। निम्नलिखित में सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा है, कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल या लाखीगढ़ी। तो एक बंदरगाह वो है आपका लोथल है, जो अहमदाबाद जिले के एक गांव है सरागवाला, वहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। किसके दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर है, किसके तट पर है, भोगवा नदी के तट पर है। लोथल से जहाज़ों को गोदीबाड़ा, धान, बाजरा, फारस की खाड़ी की मोहरें है ना, घोड़े, मूर्ति इत्यादि आपके मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीका तक व्यापार होता था इस जगह से, भोगवा से। नेक्स्ट है आपका 52, घटोत्कच किस साम्राज्य का राजा था, गुप्त साम्राज्य, कण्व, शुंग या मौर्य साम्राज्य। तो घटोत्कच थे आपके गुप्त साम्राज्य के शासक थे, ठीक है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के द्वारा एक वंशावली का विवरण मिला है। इस अभिलेखी में बताया गया है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक थे वो कौन थे, श्रीगुप्त थे। ये प्रयाग प्रशस्ति से बताया है ना, और इनका जो उत्तराधिकारी था वो था आपका घटोत्कच। 53 प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, जस्टिस रानाडे, मैडम ब्लावत्स्की, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे मैडम ब्लावत्स्की। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी, ठीक है। इसका मुख्यालय भारत में इसकी स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, लेकिन 1882 में भारत मद्रास में एक जगह है आड्यार, यहाँ पर इसकी संस्था को एक मुख्यालय को स्थापित किया गया। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वायसराय के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था। लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड डफरेन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था, वायसराय थे उस समय आपके लॉर्ड रिपन उस समय वायसराय थे, इन्होंने इसको निरस्त कर दिया था, मतलब निरस्त किया, लागू नहीं निरस्त कर दिया था, ठीक है। 55 है, नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और आपका उत्तराखंड। तो ये स्थित है आपकी उत्तराखंड में, कहाँ पर, उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है 56, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुट्टनी से होकर बहती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कावेरी, बैगई, नंदी और पलार। तो ये जो नदी है वो आपकी बहती है, वो आपकी नंदी नदी। तिरुट्टनी मुरुगन मंदिर तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर जिले में स्थित है ना। नदी कौन सी बहती है, आपकी नंदी, ये हिंदू मंदिर है। 57 है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने। हंसा जीवराव मेहता, कमला चौधरी, अब्बू स्वामीनाथन, बेगम एजाज रसूल। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, वो होगा अब्बू स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है 58, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। भाग चौथा, भाग 5, 6, 7वां, भाग 2 और भाग 12वां। तो भाग दूसरा आपका संबंधित है किससे, नागरिकता से संबंधित है। ये वाला संबंधित है 5, 6, 7, 8 संबंधित है आपका संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 12 संबंधित है वित्त से, है ना, संपत्ति से, ठीक है। और भाग
6 संबंधित है आपका राज्य से, ठीक है। अगला प्रश्न है 59, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? पहला है संसदीय कार्रवाई के पूर्वार्ध का समय, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, प्रश्नकाल के पहले का समय, संसदीय कार्रवाई के उत्तरार्ध का समय। तो शून्यकाल कहते हैं आपके प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। 60वां प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किस के प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता? आजीविका के पर्याप्त साधन, धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेतन नहीं, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाना, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। तो 60वां प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है 61, इनमें से कौन सी एक भारतीय भाषा नहीं है? सिंधी, सिख, कन्नड़ और कोंकणी। तो इसमें एक भारतीय भाषा नहीं है, वो आपकी सिख भारतीय भाषा नहीं है। अगला प्रश्न है 62, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? उद्योग, सेवा, कृषि और खनिज। तो राष्ट्रीय आय के लिए योगदान है वो किसका है? सेवा का योगदान सर्वाधिक है। 63 है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि भारत में अधिकतम लोगों को रोजगार देती है? पर्यटन, विनिर्माण, कृषि और खनन। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कृषि। कृषि अधिकतर रोजगार देती है भारतीय लोगों को, ठीक है। अगला है 64, निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी? प्रतिगामी कर, प्रगामी कर, समान दर कर, इनमें से कोई नहीं। तो 64 का जो आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी, प्रगामी कर। अगला प्रश्न है 65, द विंग्स ऑफ फायर भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की आत्मकथा है? अब कलाम साहब की, या रमन नारायण की, के आर नारायण की, या प्रणब मुखर्जी जी की, या फिर रामनाथ कोविंद। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम साहब की आत्मकथा है विंग ऑफ फायर। इसके सहलेखक हैं आपके, इसके सहलेखक वो हैं आपके अरुण तिवारी। कौन है? अरुण तिवारी। तो ये रहा आज का आपका GS और हिंदी का प्रैक्टिस सेट। साथियों बने रहिए, इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। मिलते हैं किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में, है ना। बहुत मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में, तो चैनल की सपोर्ट कीजिए, लाइक से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।